गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 15 प्रकाश, चैप्टर 15 प्रकाश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइट। ठीक है, क्या होता है प्रकाश? सबको पता है प्रकाश क्या होता है ना, हमने देखा भी है। जिसके कारण हम देख सकते हैं वो प्रकाश ही तो है। सूर्य हमें क्या देता है? प्रकाश ही तो देता है। चलो स्टार्ट करें। आपने पतली झिल्ली अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी इंजनों के अग्रदीप से आते हुए प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आपने कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन यानी कि एयरपोर्ट के टावर की सर्चलाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? क्या बताते हैं ये सारे अनुभव? जब हम टॉर्च जलाते हैं तो हम देखते हैं पूरा का पूरा लाइट निकलती है ना। इस जैसे हमने अगर टॉर्च जलाई तो ऐसे निकलती है। ये जो पूरी होती है इसको बोलते हैं हम किरण पुंज। ठीक है, जब हम गेट खोलते हैं तो या फिर आप देखो विंडो देखो, अपनी खिड़कियां देखो, तो खिड़कियों से भी जब दिन में क्या होता है, लाइट आ रही होती है, ऐसे ही आती है ना। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। पूजो कक्षा 6 में दिए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में एक मोमबत्ती की लौ की और पहले से एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा जाता है। भुजो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ क्यों नहीं देख पाता? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अगर हम एक मोमबत्ती जलाएं, ठीक है, और देखो ऐसे देखें, उस मोमबत्ती से एक सीधे पाइप से देखा, एक हमने ऐसे मुड़े हुए पाइप से देखा जो टेढ़ा मेढ़ा पाइप है। जब हम सीधे पाइप से देखते हैं तो हमें ये जो लौ है ना मोमबत्ती की जलती हुई दिखती है, लेकिन जब हम टेढ़े मेढ़े पाइप से देखते हैं तो हमें इसकी लौ जो है वो जलती हुई नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जो हमारा प्रकाश होता है वो सीधी रेखा, मतलब सीधे यूं जाता है। प्रकाश कभी यूं नहीं गमन करता, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? परिवर्तित मतलब चेंज करना, कि प्रकाश अभी सीधा सीधा जा रहा है, अब हम उसको कैसे चेंज करें कि वो मुड़ जाए। तो क्या आप जानते हैं, जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किसी दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने अभी जल में पेड़ों और इमारतों का परावर्तन देखा है? देखो क्या होता है, ये देखो यहाँ जैसे हमें ना पानी में आप खुद को भी देख सकते हो, है ना। ऐसे ही हमें सारी की सारी जो इमारतें होती हैं वो भी पानी में दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? वो होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? देखो हमारा प्रकाश कैसे जाता है? एकदम सीधी रेखा में जाता है। ये प्रकाश हमारा सीधी रेखा में जा रहा है, लेकिन अगर इसके सामने कोई चमकदार पृष्ठ आ गया या फिर कोई दर्पण आ गया, ठीक है, दर्पण मतलब मिरर, कांच, ठीक है, आ गया, तो क्या होता है प्रकाश से सीधा जाता है, वह ऐसे मुड़ जाता है। ये जा रहा है सीधा, ये यहाँ से यूं जा रहा था ना, ये वापस यूं आ गया। ये एरो दर्शाता है कि आपका प्रकाश जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। फिर ये वाला एरो दर्शाता है कि इस तरफ जा रहा है। अभी प्रकाश यहाँ जा रहा था, इधर गया, इससे टकराया और ये यूं आ गया, तो वापस जहाँ आ रहा है इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कि जा तो सीधा रहा था लेकिन वापस पलट के आ गया। ठीक है, उसकी दिशा क्या हो गई? परावर्तित हो गई। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर हमारा दर्पण प्रकाश की दिशा को चेंज कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। क्या आपको ये क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित किया था? देखो
पहेली को पंचतंत्र की शेर और खरगोश की कहानी कर रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन देख के मूर्ख बनाया था। ये स्टोरी हम सबने पढ़ी है, जिसमें शेर क्या होता है, सब जानवरों को खाना चाहता है जंगल में जा जाके। एक बार खरगोश की बारी आती है जब, तो खरगोश उसको बोलता है कि कुएं में आपसे ताकतवर एक शेर है। ठीक है, तो जब ये परछाई कुएं में देखता है तो इसको अपनी ही परछाई दिखती है और उसको लगता है कि कोई इससे ताकतवर है। शेर भी गुर्राता है तो उसको लगता है जो पानी में शेर है वो भी गुर्रा रहा है, तो शेर क्या करता है, पानी में उछल जाता है, कुएं में गिर जाता है जाके, ताकि वो उसको मार सके। पर होता क्या है, वो खुद ही मर जाता है कुएं में जाके, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि कुएं में कोई दूसरा शेर नहीं बल्कि उसकी क्या है, परछाई ही है। ठीक है, आइए उससे मिलता जुलता क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 15.1। एक टॉर्च लीजिए जिसमें कांच को 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए। इसमें 3 पतली झिरियाँ स्टील बनी हुई हैं। लकड़ी को किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की शीट पर फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिरियों से निकलते हुए प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च के इस प्रकार समायोजित हुए इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई देगा। अब इसी स्थिति को एक बार और समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। क्या किया हमने, एक टॉर्च ली, उस टॉर्च में क्या किया, उसको एक काले रंग के एक बॉक्स में डाल दिया जिसके अंदर क्या छोटी छोटी झिल्लियाँ हैं, और फिर हमने उससे प्रकाश निकलते हुए देखा। और क्या किया, एक दर्पण पर उसको ले लिया, ये कांच रखा है आपका। ठीक है, ये आया प्रकाश, देखो कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है। वापस से क्या करता हुआ दिख रहा है कि वापस से वो जा रहा है अपनी दिशा में, है ना। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है। अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदेश दर्पण में देखिए कि दर्पण में आपको टॉर्च पे लगी झिरियाँ दिखाई देती हैं कि यह झिरियों का प्रतिबिंब है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि समतल दर्पण से किस प्रकार प्रकाश परावर्तित होता है। आइए दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें और इनके विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 15.5। क्या करना है, एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जब हम कांच के आगे कोई जैसे हम भी खड़े होते हैं ना, आप जैसे एक मोमबत्ती रख दोगे कांच के आगे तो हमें क्या लगेगा कि ऑलरेडी वो दर्पण के पीछे है, मतलब उस साइड है हमारे। ठीक है, हमें लगेगा हमारे जैसे ही कोई खड़ा है सामने हमारे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की मोमबत्ती एक दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब होता है वो। ठीक है, जब हम खुद को भी कांच में देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। यह मोमबत्ती किसी बिंब मतलब वस्तु जिसका प्रतिबिंब बन रहा होता है। जैसे आप हो तो आप बिंब हुए, और कांच के अंदर जो आपका परछाई बन रही है जिसको हम परछाई नहीं प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है। क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं। देखो हमने क्या किया, एक कांच के आगे एक मोमबत्ती रखी। अब देखो ये बिंब, ये जो मोमबत्ती है ना, इसको बोलते हैं हम बिंब, वो वस्तु जो हमने सामने रखी है, और इसकी परछाई कहाँ बन रही है, कांच के अंदर। ये हो गया प्रतिबिंब। देखो कांच में जब हम इस कांच के सामने जब हमने मोमबत्ती रख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, ये मोमबत्ती ऑलरेडी इसके पास है, ऑलरेडी क्या है, कांच के पीछे से आ रही है। यहाँ देखो इसकी लौ ऊपर है ना मोमबत्ती की, इसमें जो मोमबत्ती बन रही है उसकी भी लौ ऊपर है। जब मोमबत्ती की लौ ऊपर है मतलब उल्टा नहीं बन रहा है, बिल्कुल सीधा का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आपका हाथ ऊपर है तो आपका कांच में आपका हाथ भी ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, पैर नीचे तो नहीं दिखेगा ना। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को बोलते हैं हम सीधा प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में दर्पण में सीधा और बिंब के समान अमाप साइज का दिखता है।
ठीक है, इसका हम कोई साइज नहीं बता सकते, बस सीधा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए, पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 15.5। शतरंज का एक बोर्ड, जिसको चेस बोर्ड बोलते हैं, लीजिए। एक चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। ठीक है, 64 वर्ग बनाने हैं। वर्ग मतलब ऐसे वाले शेप, स्क्वायर वाले जो मैथ्स में पढ़ते हैं। पेपर के मध्य में एक मोटी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। इस रेखा पर समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की एक सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। दर्पण और प्रतिबिंब की स्थिति नोट की। क्या आप देखते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने रखे हुए बिंब की दूरी से कोई संबंध है? आप देखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से उतनी पीछे दूरी पे बनेगा जितने की दर्पण से बिंब की दूरी है। अब आप इसकी पुष्टि चार्ट पेपर पर बिंब को किसी स्थान पर रख के कर सकते हैं। देखो, अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो बिंब बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था, वो कितनी दूरी पे बनता है। अगर हम देखो, हमने क्या किया, एक चेस बोर्ड लिया, उसके बीच में कांच लेकर दिया। ठीक है, अब हमने क्या, शार्पनर लिया। पहले हमने शार्पनर को यहाँ रखा, तो देखो इसके आगे हमारे पास एक क्या है, एक वाइट और एक ब्लैक ब्लॉक बाकी है। यहाँ पे देखो एक वाइट और एक ब्लैक ब्लॉक की बाकी है। अगर हम इस शार्पनर को यहाँ रखेंगे तो हमें उस कहाँ प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, वहाँ दिखेगा कोने में। जब आप इसको यहाँ लास्ट में रखोगे शार्पनर का, तो वो आपको वहाँ लास्ट में दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि हम कांच से इसको जितना दूर ले जाते जाएंगे ना शार्पनर को, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कांच के अंदर वो भी उतना ही दूर बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप खुद को देखना, आप कांच के आगे खड़े हो जाना, आप कांच के पास जाते हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है कांच में वो बिल्कुल आपके पास ही बनता है। आप दूर जाते जाते हो ना कांच से, तो आपको प्रतिबिंब में वो दूरी भी दिखती है। ठीक है, कांच के और आपके मध्य की। दक्षिण या वाम। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या आप ठीक आपके जैसा ही दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है आप और दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर क्या है? क्या किसी को पता है कि जब हम खुद को देखते हैं मिरर के अंदर, कांच के अंदर, तो हम दोनों में कोई एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, कभी किसी ने नोट किया? चलो नोट करते हैं अभी। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होके प्रतिबिंब को देखो। एक बार कांच के सामने खड़े हो जाना सब, और देखना अपने दाहिने, दक्षिण मतलब दाहिना हाथ, कौन सा आता है दाहिना, सीधा हाथ को ऊपर उठाओ। आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब आप अपने बाएं कान को स्पर्श करो। आपके प्रतिबिंब में कान, हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यान रखिए कि आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है और वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। वाम मतलब होता है आपका होता है बायां। ठीक है, वाम हम बाएं को बोलते हैं। क्या देखा हमने कि जब हम हमारा सीधा हाथ ऊपर उठा रहे थे तो प्रतिबिंब में उल्टा हाथ ऊपर उठ रहा था। ठीक है, जब आप अपना कान पकड़ते हो उल्टा वाला, तो प्रतिबिंब में आपको दिखता है कि आप अपना सीधा कान पकड़ रहे हो। इसका मतलब हमें क्या दिखता है, दर्पण में, मिरर में हमको क्या दिखता है, उल्टा दिखता है। हमारा जो सीधा होता है ना, जो हमारा दायां होता है, वो प्रतिबिंब में क्या बन जाता है, बायां बन जाता है। और जो हमारा बायां होता है वो प्रतिबिंब में क्या बन जाता है, दायां बन जाता है। समझ में आया? ऊपर तो ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे ही रहता है, लेकिन बाएं दाएं में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। बुज्जो ने एक सड़क पर एक रोगी वाहन को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। कभी देखना, एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस होता है ना, वो उल्टा लिखा हुआ होता है। जैसे ए यहाँ से स्टार्ट है तो ए यहाँ होगा, देखो ये ई से स्टार्ट होता है। क्यों ऐसा उल्टा हुआ होता है? ताकि जब हम गाड़ी चला रहे हो, हमें कांच में, हमारी गाड़ी में जब हमें पीछे से एम्बुलेंस दिखेगी ना, तो उसकी स्पेलिंग सीधी दिखेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारे दर्पण में क्या होता है, ये जो बायां है वो कहाँ जाएगा, दाएं में दिखेगा, और जो दायां है वो बाएं में दिखेगा।
इसलिए ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली होती है। प्रतिबिंब ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता, ऊपर वाला ऊपर ही दिखाई देता है, नीचे वाला नीचे ही दिखाई देता है। बस क्या होता है कि हमारा जो दायां होता है वो बाएं में दिखाई देता है, जो बायां होता है वो दाएं में दिखाई देता है। सब लोग करके देखना इसको घर पे कांच के सामने खड़े होकर। आप एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहन पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 ये जो हमने देखा अभी कि भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्चदर्शी दर्पण मतलब पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण में देखते हैं तो वह रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकें तथा उसके आगे जाने का रास्ता दे सकें। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। क्यों लिखा हुआ होता है उल्टा एम्बुलेंस के ऊपर? क्योंकि जब हम गाड़ी चलाने अभी पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो हमारे जो साइड मिरर्स होते हैं ना बाइक में या कार में, साइड मिरर्स आप सबको पता है जो साइड में लगे हुए होते हैं आगे हैंडल में, उन हैंडल में जब हमें पीछे से दिखेगी एम्बुलेंस तो उसमें जो दिखेगा ना एम्बुलेंस वर्ड वो सीधा दिखे। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अभी हमने मिरर में पढ़ा कि हमारा जो सीधा होता है वो उल्टा और जो उल्टा होता है वो सीधा दिखता है, दायां बायां दिखता है ना, इसलिए हम उसमें उल्टा लिखते हैं ताकि एम्बुलेंस यहाँ जब हम हमें कांच में दिखे तो सीधा दिखे और हमें पता चल जाए कि एम्बुलेंस आ रही है पीछे से और हम उसको रास्ता दें जाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं में छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एम्बुलेंस तो इतनी बड़ी होती है लेकिन हमारे साइड मिरर में वो हमें एकदम छोटी सी दिखती है। ऐसा क्यों होता है कि वो हमें छोटी दिखती है? चलो अब ये भी पढ़ेंगे कि वो हमें छोटी कैसे दिखती है ना। गोले दर्पणों से खेल। पहेली तथा बूझों सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझों ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई, उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है, मेरा प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के भारी और मतलब उल्टा, जिस जहाँ से खाते हैं वो नहीं, उसके पीछे वाला जो होता है ना वो वाला, अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में क्या है, छोटा है। ये चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। अब आप लोग सब खाना खाते हो ना, खाना खाते हो तो आपकी प्लेट लेना, खाना खाने वाली प्लेट, और एक चम्मच लेना, प्लेट को उल्टा करके उसमें खुद को देखना, तो आपको जैसे अभी आप हो ना वैसे के वैसे प्लेट में दिखाई दोगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपका मुंह बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, जितना है उतना ही दिखाई देगा। लेकिन जब आप चम्मच में देखोगे आप, ठीक है, चम्मच के ऐसे सीधे वाली तरफ नहीं उल्टी वाली तरफ, ठीक है, उसमें देखोगे आप तो आपको क्या होगा, आपका मुंह छोटा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है कि आपको उसमें छोटा मुंह दिखाई दे रहा है? सीधा तो दिखेगा ही दिखेगा, उल्टा सीधा भी दिखेगा, लेकिन सीधा ही कैसे छोटा ही क्यों दिखाई दे रहा है? देखो अभी पढ़ेंगे छोटा कैसे दिखता है। क्रियाकलाप 15.5। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए, चम्मच के भारी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए, इसमें देखिए, क्या आप अपने प्रतिबिंब देख पाते हैं? आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है, अतः छोटा है, बड़ा है? अब हमने चम्मच ली, चम्मच में खुद को देखा, तो आपको क्या चेक करना है कि आप इसमें सीधे दिख रहे हो क्या, और आप छोटे दिख रहे हो कि बड़े दिख रहे हो, साइज में कितना डिफरेंस है, ये आपको देखना है। ठीक है, जब चम्मच के भारी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए, हो सकता है इस बार आपको आपका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा दिखाई दे। यह आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। आपके चेहरे के स्थान पर आप एक पेंसिल के प्रतिबिंब को भी तुलना कर सकते हैं। खुद को देखने की जगह एक पेंसिल भी उसमें चम्मच में ऐसे देख सकते हो। ठीक है, चम्मच का प्रकृतिक चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोले दर्पण प्रकृति दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, गोले दर्पण क्या होता है, जो अभी हमने चम्मच में देखा ना वो वाला। किसी गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल
और अवतल दर्पण क्या होते हैं? अगर उसका परावर्तक पृष्ठ अवतल है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जहाँ से हमारा लाइट परावर्तित होती है, जहाँ से हमारा प्रकाश परावर्तित होता है, जहाँ से टकराकर, उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। यदि वो अवतल है, ठीक है, अवतल मतलब ऐसा, जब हमारा अंदर से निकल रहा है, ये अंदर की साइड है ना, देखो ऐसे बनता है कोल्हे दर्पण। अगर हमारा प्रकाश यहाँ अंदर की तरफ टकरा रहा है, जैसे चम्मच लो, चम्मच का जहाँ से हम खाते हैं सीधा वाला, ठीक है, उधर से प्रकाश टकरा के जाता है तो वो होता है अवतल। लेकिन अगर ये बाहर से टकराता है, इधर से टकराता, उभरे हुए पृष्ठ से, तो उसको बोलते हैं उत्तल। ये देखो यहाँ से प्रकाश टकरा रहा है, इस साइड क्या कर देते हैं, ये जो आपकी ये लाइन्स है ना छोटी छोटी, ये वाली, ये दर्शा रही है कि यहाँ से पॉलिश है, यहाँ से पॉलिश है, मतलब पीछे अब यहाँ से कोई प्रकाश नहीं आ सकता इस पर। इसमें क्या होगा, प्रकाश यहाँ से आएगा, इसके अंदर वाली सतह क्या है, वो पॉलिश है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को कोल्हे दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए, इसमें एक भाग को चाकू, एक हमने गेंद ली और उसको कट कर दिया चाकू से। सावधान, गेंद काटने के लिए आप किसी खुद मत कट करना उस गेंद को, ठीक है, रबड़ की है, खुद का हाथ काट लोगे, इसलिए किसी बड़े से कटवाना, अगर करके देखनी हो तो। क्या करा हमने, एक गेंद ली और उसको चक्कू से कट कर दिया। चक्कू से कट करने के बाद आधी आधी हो जाएगी ना वो, तो ये जो इसके अंदर वाला भाग है ये क्या हुआ, अवतल, और जो इसके बाहर वाला भाग हो गया ना, वो क्या हो गया, उत्तल, ठीक है। अंदर वाला पृष्ठ क्या कहलाता है, अवतल, और बाहर वाला पृष्ठ उत्तल। अब हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें कि यह अवतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए सही है। क्रियाकलाप 14.15.6 चेतावनी, सूर्य के प्रकाश में किया जाना है, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आंखें आपकी खराब हो सकती हैं। कभी भी हम सूरज को सीधे नहीं देखते, ठीक है। आज सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को अब आप आगे पीछे समायोजित करें जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण यानी कि चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। दर्पण या कागज की शीट को कुछ मिनटों के लिए स्थिर कीजिए। क्या कागज जलना प्रारंभ हो जाता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.5 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है, हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण लिया और उसको सूरज के सामने हम ऐसे पकड़ के खड़े हो गए, और फिर हमने क्या किया, एक शीट ले ली कागज की और उसको हम थोड़ा आगे पीछे हिला के देखने कि हमें उसमें क्या दिख जाए, सूरज दिख जाए, है ना, एक चमकदार बिंदु दिखेगा जो सूर्य का प्रतिबिंब होगा। अभी वास्तव में वो हमें नहीं मिल रहा है, तो जो हमें कागज पे प्राप्त हुआ है ना, वो ढंग से नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। लेकिन हमें जो पर्दे पर प्राप्त होगा वो होगा वास्तविक, मतलब रियल प्रतिबिंब। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 15.7 अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखें। किसी स्टैंड, कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है। गत्ते की किसी शीट लगभग 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे की भांति कार्य करेगा। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ की तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को सीधा बाधा न पहुंचाएं। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी,
इसका साइज का लॉक इतना ही है। अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए, इसे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था पर पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपने प्रेक्षणों को 15.1 सारणी में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है तब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है। क्या किया हमने, एक मोमबत्ती ले ली, ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, उसके सामने रखा, एक कागज गत्ता लिया, उसके ऊपर व्हाइट शीट चिपका दी और उसको कोने में रख दिया। अब ये किसकी तरह काम करेगा, हमारे पर्दे की तरह। अब मोमबत्ती जब हमने इसके सामने रखी तो हमें इसके ऊपर प्रतिबिंब देखना है। तो आपको क्या करना है, आगे पीछे करना है इसको, किसको, गत्ते को, व्हाइट शीट वाले को, ताकि हमें ये प्रतिबिंब मिल जाए। पहले क्या करोगे, आप मोमबत्ती और इसके बीच कितनी दूरी रखोगे, कांच के बीच 50 सेंटीमीटर की। सबसे पहले तो इसको बिल्कुल पास रखोगे। जब आप इसको बिल्कुल पास रखोगे तो देखना प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, कितनी दूरी पे बन रहा है। फिर इससे धीरे धीरे दूर करते जाना मोमबत्ती को, और फिर इसमें देखते जाना कि कहाँ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। क्या देखा हमने कि जब हम मोमबत्ती को आगे पीछे कर रहे हैं तो जो हमारे गत्ते पर प्रतिबिंब बन रहा है या तो छोटा बनेगा मोमबत्ती से, या बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, बन भी रहा हो सकता है नहीं भी बन रहा हो। अवतल दर्पणों का प्रयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अब अवतल दर्पण कहाँ यूज होते हैं, आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक, गले का परीक्षण करते हुए देखा होगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। बेसिकली हम बेटा अवतल दर्पण यूज करते हैं ताकि हम किसी चीज को बड़ा करके देख सकें, है ना। किसी भी चीज को अगर हमें बड़ा करके देखना है तो हम किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। जैसे हम देखते हैं कि जैसे डॉक्टर यूज करते हैं ना, एक कांच उनके ऐसे होता है, एक कांच होता है उनके पास, वो हमारा गला चेक करते टाइम भी यूज करते हैं, नाक और कान दिखते टाइम भी यूज करते हैं। उसमें क्या लगा हुआ होता है, वो सिर्फ ऐसे कांच नहीं होता, उसमें होता है अवतल दर्पण, ताकि वो क्या देख सके, दांतों को बड़ा करके देख सके। टॉर्च, कार, स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। इनके आगे जो कांच लगे हुए होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से अवतल होते हैं। वूजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा और साइज में छोटा है। उसने उत्सुकता की कि घंटी भी इस प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि और यह किस प्रकार का दर्पण है। घंटी का परावर्तक पृष्ठ क्या था, उत्तल। जो साइकिल की घंटी होती है वो ऐसे होती है, गोल, है ना, तो उसके अंदर तो नहीं आता है ना प्रतिबिंब, उसके भारी पृष्ठ से ही तो जा रहा है हमारा प्रकाश परावर्तित होकर, तो वो कौन सा था, उत्तल। क्रियाकलाप 15.8। क्रियाकलाप 15.7 को एक अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण रख के दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। क्या अब आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की कभी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। क्या बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं। यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य को प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये चालकों द्वारा, देखो अवतल कहाँ यूज हो रहा था, अवतल हम यूज कर रहे थे जब हमें क्या था, किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना था, है ना। और उत्तल का यूज होता है जब हम किसी भी बड़ी वस्तु को क्या करते हैं, छोटा करके देखते हैं। तो हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें जो हमारे कांच लगे हुए होते हैं हैंडल के इधर, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं उत्तल। क्यों, क्योंकि जब हमारी उसमें से पीछे से गाड़ियाँ आ रही होती है तो हमें उसमें छोटी दिखाई देती हैं। उत्तल अवतल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। ये देखो इस तरीके से होता है आपका, ये हमारा गाड़ी का कांच होता है ना, साइड मिरर, उसमें हमें बहुत सारी गाड़ियां दिख जाती हैं, जबकि होती तो इतनी बड़ी बड़ी है, पर देखो ये इतना सब कुछ हमें एक छोटे से कांच में दिख जाता है। ये कौन सा दर्पण होता है, उत्तल। आगे का हम अभी क्लास में पढ़ेंगे, इतना आपको पढ़ के आना है स्कूल आते टाइम।